तमाम दोस्तों को एक मर्तबा दोपहर वेलकम। बहुत शुक्रिया अपने उस्ताद इमरान शाहिद बंडर साहब का, जिन्होंने फिर हमारे लिए वक्त निकाला और वो सिलसिला जो हमने शुरू किया था ताकि लोगों को बिल्कुल फ़लसफ़ी की बुनियादी चीज़ों पर बात किया जा सके, ताकि फ़लसफ़ी की वो मज़मून जो लोगों तक पहुंचाने में हमारी आसान से आसान लफ्ज़ों में उसकी डिफिनीशन करे और आसान से आसान तरीके से हम लोगों तक पहुंचा सके। इस पूरी सिलसिले का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि फ़लसफ़े के तमाम मज़मून की लोगों के आम फ़हम तक पहुंचाया जा सके। तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया सर, हमारे लिए वक्त निकालने का और हमने इस मसरूफ़ रूटीन में अपने तमाम स्टूडेंट को वक्त देने का। बहुत शुक्रिया बाबा, बहुत शुक्रिया सर। आज हमारा जो लेक्चर होगा वो लॉजिक पर होगा। तो मैं सर शुरू जी की देता हूँ सर। हमारा सबसे पहला सवाल यही होगा कि सर अक्ली इस्तिक़राई या इंडक्टिव लॉजिक क्या है? अगर इसकी वजाहत मिसाल उसे दिया जाए के साथ किया जाए जी तो बहुत अच्छा रहेगा सर। जी ब्रदर, ये अक्ल इस्तकराई जो है ये एक बहुत पुराना चला आ रहा है और इसका ताल्लुक हमारे तजुर्बे और मुशाहिदे के साथ है। यानी जहाँ हमारी हिस्सियात अव्वल होती हैं, मुशाहिदा अव्वल होता है, तजुर्बा अव्वल होता है, वहाँ से जो अक्ल इस्तकराई है उसका मामला शुरू हो जाता है। आप ये समझें कि हम एक पर्टिकुलर से शुरू करते हैं, यानी पर्टिकुलर जो हमारी अक्ल होती है वो तो यूनिवर्सल होती है, या हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी यूनिवर्सल होती है एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में। लेकिन जो अक्ल इस्तकराई है, जो हमारी हिस्स से जिसका आगाज होता है, वो पर्टिकुलर होती है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं यहाँ बाहर देखता हूँ तो बाहर एक गाड़ी खड़ी हुई है, तो मैंने ये एक मखसूस चीज देख ली है मेरी हिस्स में। तो ये एक तरह की अक्ल इस्तकराई है कि हम अपना एक खास पर्टिकुलर से आगाज करते हैं, एक मारूफ से आगाज करते हैं, और वो मारूफ हमारी हिस्से में होती है। ये सबसे बुनियादी चीज है। अब वो मारूफ जब हमें मिलता है तो उस मारूफ को हम क्या करते हैं, उसको हम जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं और जानने की ये कोशिश करते हैं कि क्या इस मारूफ के अंदर कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स भी मौजूद हैं, कुछ ऐसे पहलू भी मौजूद हैं कि जो हमें यूनिवर्सैलिटी तक ले जाए, यानी जो हमें एक एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट दे सके उसी मारूफ का। तो ये उसकी बुनियादी चीज है कि ये पर्टिकुलर से शुरू करके उसके बाद ये यूनिवर्सल तक पहुंचती है। तो बहुत बड़ा मसला है यूनिवर्सल, इस पे लोगों ने बड़ा चैलेंज भी किया, लेकिन हमारा यहाँ पे ये मकसद है कि हम बता सकें, जो अपने सुनने वाले या देखने वाले हैं उनको ये बता सकें कि अक्ल इस्तकराई बुनियादी तौर पे है क्या चीज। ये छोटी सी भी मिसाल ली जा सकती है और बड़ी बड़ी मिसालें भी। आप पूरा एक सफा पढ़ सकते हैं और पूरा सफा पढ़ने के बाद आप उस पे भी देख सकते हैं कि जहाँ पे कहाँ कहाँ पे पर्टिकुलरिटीज है और कहाँ कहाँ पे जनरलाइज किया जा सकता है। तो ये वो मंतकी जो मुगालते भी हैं ना, जो लॉजिकल फॉलिसीज भी हैं, वो भी इन्हीं चीजों से बाहर आते हैं सारे। और बहुत सी ऐसी जो अकवाम है जो रैशनली सोचती हैं, उनका उसकी वजह बुनियादी यह है कि उन्होंने वक्त गुजरने के साथ साथ मंतकी तौर पर सोचना शुरू कर दिया है और वो हम लोगों से ज्यादा रैशनल हो चुके हैं। तो अक्ल इस्तकराई जो है, इसकी मिसाल मैं आपके सामने ये पेश करता हूँ एक, कि कल एक, बल्कि एक फेसबुक पे भी एक जगह पे मैंने ये मिसाल दी थी। तो उसकी एक मिसाल ये है कि फर्ज करें कि मैं कहता हूं कि मैंने अभी तक जितने भी इंसान देखे वो एक जैसे। ये पहला प्रोपोजिशन कि जितने भी इंसान देखे हैं, अब इंसान और देखना, यानी मैंने एक एक्टिविटी की है और एक पर्टिकुलर एक्टिविटी की है। ये बात जो मैं कर रहा हूं ये मैं अपने तजुर्बे की रोशनी में कर रहा हूं कि जितने भी इंसान मैंने देखे हैं वो एक जैसे हैं। ये पहला प्रोपोजिशन है अक्ल इस्तकराई का। अब इसका दूसरा प्रोपोजिशन जो वो भी इसी से निकलना चाहिए। प्रोपोजिशन से उर्दू में हम उसको कज़िया भी कहते हैं। तो दूसरा इसका प्रोपोजिशन ये होगा कि जो मैंने इंसान देखे हैं अभी तक वो सारे पानी पीते हैं। ठीक है, पहला कज़िया था कि सभी इंसान एक जैसे हैं। दूसरा कज़िया ये है कि जितने भी इंसान मैंने देखे वो पानी पीते हैं। अच्छा, ये भी एक प्रैक्टिकल हिस्सी है, मुशाहदाती है कि जितने इंसान देखे हैं वो पानी पीते हैं। अच्छा, अब इसका तीसरा जो निकलता है
कि मतलब सभी इंसान जो है वो पानी पीते हैं। जो इंसान मैंने देखे हैं वो पानी पीते हैं। और फिर तीसरा जो इसका प्रोपोजिशन है वो ये है कि इसका मतलब ये हुआ कि सभी इंसान पानी पीते हैं। ठीक है। दूसरा कदिया ये था कि जितने इंसान मैंने देखे हैं पानी पीते हैं। और तीसरा उसका जो नतीजा निकलता है वो ये है कि इसका मतलब ये है कि सभी इंसान पानी पीते हैं। तो ये तीन इसके हैं। ये उसकी एक मिसाल है। इसके हम मजीद मिसालें भी ले सकते हैं। इंडक्शन की बहरहाल मिसाल ये है कि हमने एक पर्टिकुलरिटी से शुरू करके तो हमने उसको यूनिवर्सल तक लेके जाना होता है। मिसाल इसकी एक और पेश कर देते हैं। फर्ज करें गाड़ी, मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ ये गाड़ी है, तो इस गाड़ी की जो है वो चार उसके पहिए हैं। यानी मैंने अब तक जितनी भी गाड़ियां देखी हैं उनके चार पहिए हैं। फिर मैं कहता हूँ कि मैंने जो फलां गाड़ी देखी है उसके भी चार पहिए। और फिर इसका नतीजा ये होगा एक जनरलाइज के सभी गाड़ियों के चार पहिए हैं। तो ये बात है कि ये हम पर्टिकुलर से शुरू करके एक खास मारूज से शुरू करके तो हम उस मारूज को जनरलाइज कर देते हैं, उसकी यूनिवर्सलिटी पर चले जाते हैं। ये उसका सबसे बुनियादी पहलू है। जी बहुत शुक्रिया सर। सर, अक्ली इस्तिखराजी यानी डिडक्टिव लॉजिक, उस पर अगर बात करें तो उसकी वजाहत। जी जी बिल्कुल, ये दोनों इकट्ठे ही आने चाहिए सुलन, क्योंकि अक्ल इस्तकराई उसमें हमने पर्टिकुलर से आगाज किया। और अक्ल इस्तकराजी इसका बानी जो है ज़ाहिर है वो अरिस्टोटल है, और जिसने बाकायदा इसके असूल मुतय्यन किए। उसने अपनी किताब दी ऑर्गेनन में पहले अक्ल इस्तकराई को भी डिस्कस किया, बड़ी डिटेल में डिस्कस किया, लेकिन उसे रद्द कर दिया और फिर वो आ गया अक्ल इस्तखराजी पर। अक्ल इस्तखराजी जो है वो पर्टिकुलर से आगाज नहीं करती, वो शुरू करती है यूनिवर्सैलिटी से। यूनिवर्सैलिटी मिसाल के तौर पर तमाम इंसान फानी है, ये अरस्तू की मिसाल है। तमाम इंसान फानी है और सुकरात भी एक इंसान है, लिहाजा सुकरात भी फानी है। तो आप देखें कि तमाम इंसान फानी है, इसमें हम यूनिवर्सैलिटी को ले आए हैं। और उसके बाद जो दूसरा कदिया है वो हमने ये उठा लिया कि सुकरात भी एक इंसान है। तमाम इंसान फानी है, सुकरात एक इंसान है, एक पर्टिकुलर आ गया उसमें सेकंड टाइम। और सुकरात फानी है, फानी होना उसका जो है वो उसकी इंडिविजुअलिटी में कि सुकरात भी फानी है, ये उसकी एक मिसाल है। और इसका जो सबसे बुनियादी पहलू जो जहन में रहना चाहिए वो ये है कि इसकी जो पहला प्रोपोजिशन है, जो पहला उसका कदिया है, वो दुरुस्त होना चाहिए। ये बड़ी अहम बात है जो अभी मैं करने वाला हूं। क्योंकि जो अगर फर्ज करें मैं कहता हूं कि तमाम जो जो जानवर है उनकी दो टांगे होती, जो गाय है वो भी एक जानवर है, लिहाजा गाय की दो टांगे हैं। तो ये लॉजिकली ठीक बात आ रही। अगर आप देखेंगे तो हम डिडक्शन बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन ये बात गलत है। इन रियलिटी में ये बात गलत है, लेकिन लॉजिकली ठीक है। तो ये जो बुनियादी चीज है कि हमारा जो पहला प्रोपोजिशन है अक्ल इस्तखराजी में वो ठीक होना चाहिए, फिर उसके बाद जो डिडक्शन होगी वो ठीक होगी। और इसमें आपको एक बड़ी दिलचस्प चीज ये नजर आएगी कि अगर हमारा पहला प्रोपोजिशन ठीक है तो इसका मतलब है कि इसमें भी मुशाहिदा और तजुर्बा शामिल है। अगरचे हमने उसको एक यूनिवर्सल पहलू से पेश किया है, लेकिन है उसमें शामिल। तो ये बहरहाल इसकी एक बुनियादी चीज है कि इसमें हमारा पहला प्रोपोजिशन ठीक होना चाहिए और बाकी जो प्रोपोजिशन है फिर वो उसी से निकलते हैं। उसके बाद फिर दूसरा आएगा और तीसरा उसका नहीं। पहले दो प्रोपोजिशन फिर तीसरा जो है नतीजा, वो दोनों में इसी तरह। जी सर। सर, अक्ल इस्तिखराजी और अक्ल इस्तिकराई पर आपने तफसीली बात की। सर, जदलियाती लॉजिक में इन दोनों यानी अक्ल इस्तिकराई और अक्ल इस्तिखराजी, इसका जो ताल्लुक कायम होता है वो किस तरह पर कायम किया जाता है या कायम होता है वो? अब देखिए ये जो डायलैक्टिकल लॉजिक है, जदलियाती जो मंतिक है, उसमें ये दोनों चीजें आ जाती हैं और दोनों डायलैक्टिकली आती हैं। उसमें ये नहीं है कि पहले क्या और बाद में क्या है। उसमें जब पहले हम फर्ज करें लेकर आते हैं हम यूनिवर्सैलिटी को, तो हमें ये मानना पड़ता है कि यूनिवर्सैलिटी कुछ भी नहीं है। यूनिवर्सैलिटी जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है। मिसाल के तौर पर अगर ए की बात करते हैं कि ए क्या है, तो ए है।
तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट चीज हो गई, और एब्स्ट्रैक्ट चीज की हमने नफी करनी है। यानी पहला हमने अगर यूनिवर्सल को लिया और यूनिवर्सल को हमने टेस्ट करने की कोशिश की है, तो उस टेस्ट के अमल के दौरान हमने ये नतीजा निकाला कि ये बिल्कुल एब्स्ट्रैक्शन है। यार एक चीज जो है वो अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर सकती, फिर उसके लिए जरूरी है कि हम दूसरी चीज लें। तो जो पहला जो कजिया हमने लिया यूनिवर्सलिटी का, ये एब्स्ट्रैक्शन की वजह से हम इसको निगेट करते हैं। तो जब इसको निगेट करते हैं तो इसके अंदर से हम एक और कजिया निकाल लेते हैं, वो नेचर का कजिया होता है। जो नेचर का कजिया वो अकली इस्तकराई से जाकर मिल जाता है। बात क्लियर हो रही है ना आपके? बिल्कुल सर, फिर बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अच्छा, अब मामला ये हुआ कि जब हमने ये कहा कि जो यूनिवर्सलिटी है ये एब्स्ट्रैक्शन है, तो ये हमने क्यों कहा? क्योंकि हमने अपनी खालिस अकल को इस्तेमाल किया था। क्योंकि जो जदलियात है ये हिस्सी नहीं है, ये खालिस से नकली है, और ये पहला जो करिया टेस्ट करती है उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग से लेती है। और क्योंकि जो रीजन है वो सेकंड मरहला है उसका, वो निगेशन का, जिसको नेगेटिव रीजन कहते हैं, और उसको निगेट करके ये बताती है कि भाई जो अकल है अगर उसका मारूज उसके पास नहीं है तो वो बिल्कुल एब्स्ट्रैक्शन है, वो हम उसको जान नहीं पाएंगे, वो एम्प्टी है, जिसको जिसको हेगल कहता है कि ये प्योर बीइंग है, और बल्कि उसको नथिंग भी कहता है। तो ये जो प्योर बीइंग है या नथिंग है उसकी निगेशन हुई, और निगेशन जो होती है वो नेचर के साथ होती है, क्योंकि निगेशन के बाद ही जो पहला जो बिकमिंग का प्रोसेस और पहला जो कंक्रीट एक ऑब्जेक्ट हमारे सामने वो नेचर का आ जाता है। अब नेचर क्या, नेचर जो है वो इस्तकराई में आ जाएगी, क्योंकि वो उसमें पर्टिकुलरिटी से आगाज करती है। अब नेचर पर्टिकुलरिटी में आ गई, और जो हमारी रीजन थी जहां से हमने शुरू किया था अपनी अंडरस्टैंडिंग से, जो एब्स्ट्रैक्शन से, वो आगे इस पे डिडक्शन में आ गई, और वो आ गई इंडक्शन में। अब ये दोनों को रिलेट कर देते हैं, अब दोनों ये एक दूसरे के अंदर आ गए। अब ये दोनों जब एक दूसरे के अंदर आ जाएंगी तो फिर हम एक प्रोसेस शुरू कर देंगे इनके आगे बढ़ने का, इनकी बिकमिंग का प्रोसेस जो है, और उस बिकमिंग के प्रोसेस में एक डिटर्मिनेट बीइंग हमारे सामने आएगा, जिसमें क्या होगा कि जिसके अंदर ये दोनों ही चीजें होंगी, ये उसकी जो यूनिवर्सलिटी है वो भी जिसकी हमने निगेशन की, और उसकी जो पर्टिकुलरिटी है जिसकी वजह से हमने उसकी निगेशन की, तो ये दोनों चीजें एक डिटर्मिनेट बीइंग को बनाएंगी। ये जदलियात का पहला नुक्ता है जहां पे ये दोनों को रेकनसाइल करने की कोशिश, ये उसकी पहली चीज है, और यही आपका इतना सा सवाल है। बहुत शुक्रिया सर। सर जदलियात में फिर नफी का कानून क्या मतलब? नफी का ये बड़ा बहुत अहम सवाल है, और मेरा ख्याल मैं इसकी कोशिश करता हूँ कि इसको मैं रोजमर्रा किसी जिंदगी के हवाले से इसकी कोई मिसाल देता हूँ। नफी एक तो नफी होती है जो हम लोगों ने सीखी हुई है कि फलां ने फलां की नफी कर दी, आम जो मफहूम के तहत के उसका मतलब है कि जब नफी कर दी तो लिहाजा उसको फारिग कर दिया, या उसका इन्हदाम कर दिया, उसको खत्म कर दिया, मतलब नफी टोटल नफी होगी। लेकिन ये जदलियाती नफी ये नहीं। जदलियाती नफी जो होती है वो एक ही वक्त में प्रिजर्व भी करती है और एक ही वक्त में उसकी निगेशन भी करती है। बेसिकली ये सबलेशन का अमल होता है, जो हेगल ने इस्तेमाल किया सबलेशन का वर्ड, जिसका मतलब रद्दो नमो, वो रद्द भी करती है और नमो भी करती है। निगेशन और निगेशन का आपने पूछा, नफी की नफी जो है ये क्या चीज। मैं आप मिसाल सरमायादारी निजाम की मिसाल आपके सामने पेश। अब सरमायादारी निजाम जो है वो कोई एब्स्ट्रैक्शन तो नहीं है, उसके अंदर दो कंक्रीट जो तबकात हैं वो मौजूद है, जो कि आमने सामने है, और एक की वजह से दूसरे का वजूद है, दूसरे की वजह से पहले का। मिसाल के तौर पे, और इन दोनों का जो एक प्रोडक्टिव प्रोसेस है उसको हम कैपिटलिज्म कहते हैं। अब फर्ज करें कि कैपिटलिज्म के अंदर से हमने प्रोलेटारिया को निकाल दिया, तो जो बूर्जवाजी है, जो कैपिटलिस्ट है, उनका खुद ब खुद वो तो खत्म हो गए ना, वो तो अपने वजूद को बरकरार नहीं रख सकते, वो खत्म हो गए। फर्ज करें कि हमने बूर्जवाजी को निकाल दिया, तो वो जो प्रोलेटारिया भी खत्म हो गया, उसकी प्रोलेटारिया की हैसियत खत्म हो गई। तो इसमें जब इनकलाब का जो मरहला आता है वो बड़ा अहम है, और मेरा ख्याल है वो उस पर लोगों को ज्यादा चीजें समझ आएंगी। ऐसा नेचर में भी बेशुमार मिसालें हैं कि वो निगेशन होती है, बीज है वो एक पौधे की शक्ल में उसकी निगेशन होती है, और वो पौधा बन जाता है और उसको प्रिजर्व कर लेता है, उसकी सबलेशन कर देता है। तो ये फर्ज करें कि इनकलाब का एक पीरियड है, और इनकलाब के पीरियड में
जो प्रोलेटारिया है वो नफी किसकी करता है, वो नफी करता है उसकी बुर्जुआजी की। और बुर्जुआजी की जब वो नफी करता है तो बुर्जुआजी की तबकाती हैसियत की नफी हो जाती है। और जब उसकी तबकाती हैसियत की नफी होती है तो जो प्रोलेटारिया वो बतौर तबका उसकी भी नफी हो जाती है। और ये दोनों जो है ये एक उसके अंदर जो कुछ था, यानी कैपिटलिज्म के अंदर उसके पास जो कुछ था, वो दोनों ही चीजें एक अगली स्टेज पर चली जाती है। तो वो एक ही वक्त में दोनों की नफी होती है। नफी से नफी की नफी एक ही वक्त में दो नफियां होती हैं, वो ये जदलियाती नफी है। लेकिन जो बाकी आप जितने भी आप देखेंगे प्रोसेस जो देखेंगे फलसफे के अंदर, उसमें नफी की ये मीनिंग नहीं है। उसमें नफी का मतलब है बस मार दिया, खत्म कर दिया, निगेट कर दिया। तो ये है उसका जो सबलेशन का प्रोसेस है कि एक तबके की नफी एक ही वक्त में दूसरे तबके की नफी है, और वो दोनों की जो नफी है उससे कैपिटलिज्म का खात्मा और एक अगला मरहला शुरू हो जाता है, जिसमें दोनों की तदोन्मुख हो जाती है। अब एक हर वो चीज प्रिजर्व कर लेते हैं जो अगली क्लास होती है। इसमें एक बड़ा अहम नुकता अगर आप कहें तो मैं थोड़ी बात करता हूँ कि बाद लोग कहते हैं कि प्रोलेटारिया की जो आमरीयत है वो कायम हो गई है जिस तरह, तो वो ये बिल्कुल गलत बात है। वो प्रोलेटारिया रहता ही नहीं है। जब ये कहते हैं ना डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट्स कायम हो गया, मेरे बड़े सोशलिस्टों के साथ ये एतराज भी है कि वो प्रोलेटारिया तो बहसीयत एक तबका खत्म हो गया। जब वो कैपिटलिज्म जो खत्म हो गया तो प्रोलेटारिया को आप क्यों लेकर आगे चल रहे हैं? ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो सभी सोशलिस्ट दुनिया के जिसका शिकार और ना इसको समझ पा रहे हैं, और वही जो घिसी पिटी बातें हैं उनको इस्तेमाल करते जा रहे हैं। जी ब्रदर। बहुत शुक्रिया सर। सर बस आखिरी सवाल के जदलियात के जो मजीद दो कानून है उस पर थोड़ी सी बात करें सर तो। जी जी, वो भी इसी मिसाल से वादे करते थे। दूसरे एक तो उसका कानून है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वांटिटी इनटू क्वालिटी, यानी मिकदार की मयार में तब्दीली। वो बिल्कुल इसी तरह ही आप इसी मिसाल से उसको समझ सकते हैं कि ये जो मिकदार है वो एक मयार में तब्दील हो जाती है। ये कैपिटलिज्म जो है वो निगेशन ऑफ द निगेशन का असूल जब अमल आ रहा होता है तो बिल्कुल उसी वक्त दूसरा जो असूल है या कानून है वो भी उस पर लागू हो जाता है, और मामला जो है वो थोड़े आगे चले जाते हैं। तो ये मिकदार पहले दो थे, अब एक क्लास बन गई। ये उसकी जो कंक्रीट मिसाल है ये यही है। इसके अलावा और भी बहुत सी मिसालें जो दी जा सकती हैं। और तीसरा उसका जो कानून है वो है इंटरपेनिट्रेशन ऑफ द, यानी दोनों का जो एक बाहम इंसमाम होता है। जो जिद्दैन है उनका बाहम इंसमाम, जो उनका बाहमी नफूज जो एक दूसरे में है, वो भी इसी से आपको मिसाल मिलती है कि दो चीजें अलग नहीं है एक दूसरे से। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि एक को खत्म कर दे दूसरा भी खत्म, प्रोलेटारिया को खत्म करेंगे दूसरा ऑटोमेटिकली खत्म। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे में शरायत किए हुए, दोनों की इंटरपेनिट्रेशन थी। ये लेनिन ने एक बार कहा था, इन्होंने कहा था यूनिटी ऑफ द ऑपोजिट्स का इस्तेमाल किया था लफ्ज, इन्होंने रूसियों ने अपनी ट्रांसलेशन में। तो लेनिन ने जब कहा उसको पढ़ा तो लेनिन ने ये कहा था कि नहीं, ये यूनिटी ऑफ द ऑपोजिट्स जो है ना वो मुनासिब नहीं है, बल्कि ये इंटरपेनिट्रेशन ऑफ द ऑपोजिट्स। और वो बहुत माकूल बात की थी लेनिन। यही उसका मफहूम निकलता है कि ये दो चीजें जो है वो एक दूसरे में शरायत की हुई होती हैं, और उनमें से एक का खात्मा हो तो दूसरी का खात्मा। ये तीनों असूल एक ही जगह पे हैं, ये कहीं बाहर नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज जो जहन में रखने वाली है कि जो मैंने वजाहत की है कि इसमें जो नफी होती है, जो निगेशन होती है, हेगल के लॉजिक में ज़ाहिर है वो लॉजिक को डिस्कस कर रहा है। तीन कवानीन एक ही वक्त में काम कर रहे हैं। उसे हमारे सोचने का जो अमल है वो भी डायलेक्टिकल है, उसमें नेचर का जो उस प्रोसेस में शामिल है वो भी डायलेक्टिकल है, और फिर हिस्ट्री और आगे समाज में चल के वो भी डायलेक्टिकली प्रोसेस है। तो ये जो निगेशन होती है रियल रियलिटी की लेवल पे, ये डिटर्मिनेट निगेशन है, ये एब्स्ट्रैक्ट निगेशन है। क्योंकि वो हेगल वो सॉर्ट आउट कर रहा था सारे मामला को, देख रहा था कि ये क्या चीजें हैं और किस तरह होती है। और जो मार्क्सिस्ट आगे उन्होंने भी फिर यही बात की है कि बुनियादी तौर पर ये एक ही वक्त में इंसान के सोचने और नेचर और इंसानी समाज के कवानीन की सहायता है, उसको जदलियात। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। सर आपका बहुत शुक्रिया।
اور سر دوستوں کو بتاتے چلیں کہ اگر کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بھیج سکتے ہیں، ہم اگلے سیشن میں وہ اپنے استاد پیر و مرشد عمران شاہد بنڈر صاحب سے پوچھیں گے بھی، اور آپ کو آپ کے سوال کا جواب بھی ملے گا۔ بہت شکریہ سر۔